अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 11th कॉमर्स, जेके एसएसबी एंड सीबीएसई और जेके बोर्ड की एक सीरीज़, जिसमें मैं 11th की अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा एंड 12th की भी अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा और सीयूटी की कोचिंग भी कराऊँगा इंशाल्लाह। तो आज का टॉपिक हमारा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लेकिन इस टॉपिक से में जाने से पहले हम थोड़ा अकाउंटिंग के बारे में जान लेते हैं, अकाउंटिंग होती क्या है। तो मैं आपको बोलूँगा अकाउंटिंग इज सिंपल एक लैंग्वेज है, बिजनेस की एक लैंग्वेज है। बिजनेस तो आप जानते हो, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस ट्रेड होती है या मैन्युफैक्चर होते हैं। हम गुड्स लाते हैं और बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रेड। या हम रॉ मटेरियल लाते हैं, गुड्स को फिर मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्री के अंदर, उसके बाद सेल करते हैं, दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है। तो बिजनेस को समझना है, बिजनेस को जानना है कि बिजनेस में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए, हमारी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। जैसे इंसान आपस में बात करते हैं तो एक लैंग्वेज होती है, एक मीडियम होती है बात करने की। कश्मीरी में बात करो, उर्दू में बात करो, हिंदी में, इंग्लिश में बात करो, वो एक लैंग्वेज है जिससे हम एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाते हैं और जान सकते हैं। तो बिज़नेस को जानने के लिए, बिज़नेस के अंदर क्या हो रहा है, तो उसको जानने के लिए भी हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी। तो वही लैंग्वेज यही है हमारी अकाउंटिंग। तो अगर हम डेफिनेशन में जाएं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स AICPA, वो बताते हैं अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। तो बिजनेस में जो कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ, जो ट्रांजैक्शन हुई, फाइनेंशियल नेचर की जो भी ट्रांजैक्शन हुई, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर आगे लिखते हैं क्लासीफाइंग। तो उनको उनको हमें क्लासीफाई करना पड़ता है, अलग अलग से लिखना पड़ता है। समराइजिंग, फिर दोबारा से उनको समरी बनानी पड़ती है इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके में, जैसा हमें बोला गया है, जैसा हम सीखेंगे उस तरीके में हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन रिकॉर्डिंग उसी का करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर का हो, जिसमें फाइनेंशियल करेक्टर हो, वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट जो बिजनेस में हो रहा है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, उसी की रिकॉर्डिंग होगी। एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। उसके बाद क्या होगा काम, एट लास्ट हमें रिजल्ट पता चलेगा, हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारे एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो हमारे पास एक दूसरी डेफिनेशन है। Accounting is defined as the art of identification, measurement, recording, interpreting, and communicating economic events of the entity to all concerned. तो अकाउंटिंग क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रेटिंग, लास्ट पे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को उनके यूजर्स तक पहुंचाओ। यूजर कौन होते हैं, मैनेजमेंट इसकी यूजर होती है, पब्लिक होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होती है, गवर्नमेंट होते हैं, बैंक्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। सो देयर आर वेरियस यूजर्स। तो फिलहाल जो आज आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो विदाउट नोइंग दीज टर्म्स आप अकाउंटिंग कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने यही वाला टॉपिक उठाया। देखो, अकाउंटिंग को समझने के लिए, अकाउंटिंग एक्चुअली 80% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल इसमें से 80% है। तो विदाउट नोइंग न्यूमेरिकल्स तो आप थ्योरी जो है वो भी समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप न्यूमेरिकल समझ पाते हो तो थ्योरी खुद ब खुद समझ आ जाती है। ये ऐसा ही है, अगर आप कार चलाना सीखोगे, 10 बुक्स पढ़ लो, 20 बुक्स पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो कार कैसे चलाते हैं, लेकिन तब तक आप कार चलाना नहीं सीखोगे जब तक आप प्रैक्टिकली कार में बैठोगे नहीं, खुद आप कार चलाओगे नहीं, तब तक आप सीखोगे नहीं। तो अकाउंटिंग में भी ऐसा ही है। तो जब तक आप न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट नहीं करते, सीखते नहीं, तब तक आपको अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी। अब जो हमारे पास थोड़ी बहुत थ्योरी है, ये अकाउंटिंग टर्म्स है। न्यूमेरिकल करने से पहले इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक टुडे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ट्रांजैक्शन। व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन होती क्या है। तो ट्रांजैक्शन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इवेंट के बारे में। व्हाट इज इवेंट, इवेंट क्या होता है। इवेंट होता है जिंदगी का हर एक एक्शन। आप सुबह उठे नींद से, दैट्स कॉल्ड इवेंट। आपने खाया खाया, दैट्स कॉल्ड इवेंट। आप कॉलेज गए, दैट्स कॉल्ड इवेंट। आपने पढ़ाई की, वो भी इवेंट है। आपने क्रिकेट खेला, वो भी इवेंट है। आपने फोन पे गेम खेला, वो भी इवेंट है। तो हर एक इवेंट, हर एक इवेंट जो बिजनेस से रिलेट हो, हर एक इवेंट जो बिजनेस से रिलेट हो। तो बिजनेस में क्या इवेंट है, आपने परचेज किया, आपने लैंड खरीदा, उस पर आपने बिल्डिंग बनाई, उसमें आपने शॉप डाला, फिर उसके लिए आपने टेबल लाया, फर्नीचर लाया, इंटीरियर किया, लाइटिंग की, उसके बाद आपने माल लाया, गुड्स लाया, वहाँ पर डाली। ये सब इवेंट्स हैं, ये सब इवेंट्स हैं। तो हर एक इवेंट जो बिजनेस से रिलेट हो, हर एक इवेंट जो बिजनेस से रिलेट हो, और
उस इवेंट में या उस इवेंट में अगर पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल नेचर का है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जैसे हमने शॉप खोली तो हमने क्या किया, सबसे पहले लैंड परचेज की, तो हमने पैसों में लैंड परचेज की। हमने बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग बनाने में खर्चा हुआ। उसके बाद हमने उसमें शॉप का इंटीरियर किया तो उसमें भी हमारा खर्चा हुआ। तो हर एक इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जो फाइनेंशियल नेचर का है, उसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन। उसी की रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस में। दोबारा से बोलता हूँ मैं, अकाउंटिंग में आप उसका रिकॉर्ड करोगे, हर हर एक इवेंट का नहीं करोगे। वो इवेंट जो बिजनेस से रिलेट हो और जिसका नेचर फाइनेंशियल हो, जिसका नेचर मनी से हो, जहाँ पर पैसे का लेन देन हुआ हो, बस उसी का रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं हम। आपने शॉप खरीदी, आपने आपने एक बिल्डिंग खरीदी, तो ये इवेंट है, बिल्डिंग खरीदना इवेंट है। और आपने इसके लिए पैसा पे किया या आपको पैसा पे करना है, तो ये फाइनेंशियल नेचर का है। तो इसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप गए शॉप में, आप बैठे शॉप में, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया। शॉप के अंदर ही आपको भूख लगी और आपने लंच साथ लाया था, आपने खाना खाया, आप ओनर हो। ये भी इवेंट है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल नेचर का कुछ नहीं है। आपने घर से खाना लाया था, आपने बिजनेस से उठा के पैसे निकाल के खाना नहीं खरीदा, आपने घर से लंच लाया था, तो ये भी इवेंट है। ठीक है, और ये बिजनेस से रिलेट नहीं है और न इसमें फाइनेंशियल नेचर है, तो इसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते, ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। चलिए अब डेफिनेशन में जाते हैं। तो ये क्या बोलता है, डेफिनेशन इसमें बोलती है, ये एक इवेंट होती है जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट होती है, जिसमें किसका इन्वॉल्व होता है, मनी का या पैसे की वर्थ में कोई और चीज़। ठीक है, जो पार्टीज के बीच में होती है। अच्छा, ये पार्टीज के बीच में क्या होता है, अगर आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स किससे खरीदोगे, अगर इस अपोजिट साइड में आपके पास एक दूसरी पार्टी होगी, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में या इवेंट में हर एक बंदा आपको अपोजिट में होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज होती है। आगे चलते हैं। द इवेंट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन। तो इवेंट को किस में हम मेजर कर सकते हैं, फाइनेंशियल नेचर में। इवेंट तो हर एक होता है, लेकिन जो इवेंट फाइनेंशियल नेचर का होगा उसी को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स को खरीदा। वुड इन्वॉल्व रिसीविंग मटेरियल, तो गुड्स जब हमने खरीदा तो हमारे पास क्या आया, पैसा, मटेरियल आया। एंड मेकिंग पेमेंट्स और क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन, या तो हम क्या करेंगे काम, या तो पैसा देंगे उसको या हम उधार रखेंगे। भले आपने उधार रखा, आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल नेचर का है, क्योंकि ऑब्लिगेशन तो आ गई, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको पैसा तो देना है। तो इन शॉर्ट, ट्रांजैक्शन क्या होती है, हर एक इवेंट जो बिजनेस से रिलेट हो और जिसका नेचर फाइनेंस का हो, फाइनेंशियल नेचर हो, उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो सेकंड टॉपिक हमारा है एंटिटी। व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटी इज ए थिंग दैट हैज डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। हर एक चीज जिसकी एक एग्जिस्टेंस होती है उसे हम एंटिटी बोलते हैं। तो हम बिजनेस में एंटिटी किसको बोलेंगे, एक पर्सन, ओनर एंटिटी है, प्रोप्राइटर जो होता है एंटिटी है। बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक एंटिटी कहलाएगी। अच्छा, आपकी कंपनी का नाम रिलायंस लिमिटेड है या जियो लिमिटेड है या भारतीय एयरटेल है, तो वो भी एंटिटी कहलाएगी। तो थर्ड वन हमारा इंपॉर्टेंट है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन में जाते हैं। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। तो अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे हमारे पास लैंड है बिजनेस का, बिल्डिंग है, ठीक है, गाड़ी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, गुड्स है, ठीक है, ये सब एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, ट्रक है हमारे पास, मशीन है, ये सब एसेट्स कहलाते हैं। लेकिन डेफिनेशन में सबसे अच्छा पॉइंट ये है, एसेट्स गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वो एसेट जो हमें फायदा दे फ्यूचर के लिए, वो एसेट जो हमें फायदा दे फ्यूचर के लिए, जिसको हम यूज करने के लिए बिजनेस में लाएंगे, उसे हम एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने लैंड खरीदी है बिजनेस के लिए, तो क्यों खरीदी है, ताकि आप उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल तक यूज करो। अच्छा, यूज करके आप उस पर बिजनेस करो। आपने बिल्डिंग उस पर बनाई, क्यों बनाई, ताकि आप उसको यूज करो। आपने गुड्स, आपने फर्नीचर लाया, तो क्यों लाया, आप उसको यूज करो। अच्छा, गुड्स लाया आपने में, तो क्यों लाए, ताकि आप उसको बेच के प्रॉफिट कमाओ, तो आपको फ्यूचर बेनिफिट हो गया। तो वो एसेट जिसमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं है उसे हम एसेट नहीं कहेंगे। जिसमें फ्यूचर एसेट तो होगा, लेकिन एसेट जैसा होगा कुछ, लेकिन उसमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं होगा, तो वो एसेट नहीं कहलाता है। तो शॉर्ट में आप ये याद रखना, एसेट्स गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट उन्हीं को बोला जाता है जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। ठीक है ना, तो हम एसेट्स को मेनली 3 कैटेगरीज में फिर डिवाइड करते हैं।
जैसे हमारे पास है एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो पहले आते हैं नॉन करंट एसेट्स में। दीज आर नॉट फॉर सेल, फॉर एग्जाम्पल लैंड, कंप्यूटर या बिल्डिंग। ये वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में हम लाते हैं यूज करने के पर्पज से, सेल के लिए नहीं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, शॉप की ही एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने लैंड खरीदी शॉप के लिए, क्या लैंड को हमने बेचने के लिए खरीदा या यूज करने के लिए खरीदा? ऑब्वियसली हमने लैंड को यूज करने के लिए खरीदा, तो लैंड कहलाएगी नॉन करंट एसेट। लैंड पे हमने एक शॉप बनाई, तो शॉप को हमने बेचने के लिए खरीदा या यूज करने के लिए खरीदा? ऑब्वियसली हमने शॉप को यूज करने के लिए खरीदा हो, तो शॉप क्या कहलाएगा हमें? नॉन करंट एसेट्स। अब अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर वाला बिजनेस हो जो लैंड को खरीदता है और बेचता है, या लैंड को खरीद के बिल्डिंग बनाता है फिर बेचता है, तो उसके लिए वो नॉन करंट एसेट नहीं कहलाएगा। जो जो एसेट को खरीदेगा सिर्फ बेचने के लिए, तो वो नॉन करंट एसेट नहीं कहलाता, वो कहलाता है करंट एसेट्स। ठीक है, हम टाटा कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। टाटा कंपनी गाड़ियां बनाती है। नॉर्मल बिजनेस की पहले एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस है। अगर हमने ट्रक लाई या वैन लाई, तो ट्रक या वैन हमने लाई है यूज करने के लिए, तो वो जो मोटर व्हीकल है तो उसे हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट। लेकिन टाटा कंपनी है, इसका बिजनेस का इसका बिजनेस टाइप ही अलग है। इसका काम है गाड़ियों को बनाना, बेचना। तो टाटा कंपनी की जो गुड्स हैं वो है मोटर व्हीकल्स, तो वो या जो ट्रक्स हैं, तो उसके लिए वो नॉन करंट एसेट नहीं है। टाटा के लिए वो करंट एसेट्स है। तो नॉन करंट एसेट्स दोबारा से बोलूँगा मैं, आपने शॉप खरीदी, शॉप बनाई, लैंड खरीदी, दैट इज नॉन करंट एसेट। उसके अंदर आपने इंटीरियर डिजाइन किया शॉप के अंदर, तो जिस पे खर्चा लगा आपको, दैट इज नॉन करंट एसेट। फिर आपने एक पीसी लाया, लैपटॉप लाया, दैट इज नॉन करंट एसेट। लैपटॉप आपने यूज करने के लिए लाया होगा, फिर आपने काउंटर बनाया होगा, टेबल बनाया होगा, दैट इज नॉन करंट एसेट। उसके बाद आपने लाइटिंग की होगी, इंटीरियर डिजाइन किया होगा, अंदर से फ्लोरिंग की होगी, सीलिंग की होगी, अच्छे से उसको डेकोरेट किया होगा, तो जो भी खर्चा उस पर आया उसे हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, वो एसेट्स तो जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचे और जिसको हम सिर्फ यूज करने के लिए लाते हैं, उसे बोलते हैं हम नॉन करंट एसेट्स। सेकंड टॉपिक इज आवर करंट एसेट्स। अब करंट एसेट क्या होते हैं? वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट करते हैं विद इन 1 ईयर। जिनको हम कैश में कन्वर्ट करते हैं विद इन 1 ईयर। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या होती है कि जिनको हम लाते हैं बेचने के लिए, दीज आर कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 ईयर, दीज आर सोल्ड विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल गुड्स, हमने गुड्स लाया अब शॉप में, क्या गुड्स को हमने यूज करने के लिए लाया? नहीं, गुड्स को हमने लाया है बेचने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। ये भी कैश में कन्वर्ट होंगे, लेकिन हमारा मकसद क्या क्या था? हमारा मकसद था इनको यूज करना। तो एट पॉइंट ऑफ टाइम 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद हमारी गाड़ी पुरानी हो जाएगी, तो स्क्रैप में हमें इसको बेचना पड़ेगा। लेकिन हमारा मकसद क्या था? जब हमने खरीदा, हमने इनको लाया था यूज करने के लिए। लेकिन इनको जब हम खरीदते हैं, गुड्स को जब हम लाते हैं, हम चाहते हैं इनको ये कल ही बिक जाए, अभी बिक जाए, तो मैक्सिमम टाइम 1 साल के अंदर तो बिक ही जाए। अब बोलोगे आप, सर क्वेश्चन है कि अगर हमारे गुड्स नहीं बिके विद इन 1 ईयर, क्या वो करंट एसेट्स कहलाएंगे? बिल्कुल, तब भी कहलाएंगे करंट एसेट्स, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या था जब हमने परचेज किया था कि हमें इनको बेचना है विद इन 1 ईयर। तो कुछ रीजन से वो बिक नहीं पाते हैं। अच्छा, थर्ड हमारा है फिक्टिशियस एसेट। अब नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं। एक्चुअली में ये एसेट्स नहीं होते, ये एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम इस साल राइट ऑफ, तो इनको हम फ्यूचर के लिए डेफर्ड कर लेते हैं। इनको इसीलिए हम इनको एसेट्स बोला जाता है। ये एसेट होते नहीं है, ये एक्चुअली में एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन इनको ट्रीट एसेट किया जाता है कुछ टाइम के लिए। हम पढ़ेंगे अभी अभी हम थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, और जो इजी टर्म्स है उन्हीं को सीखेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है लाइबिलिटी। व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी इज आर ओब्लिगेशंस और डेट्स that an enterprise has to pay at some point of time in the future, for example backlog creditors। लाइबिलिटी एक ओब्लिगेशन होती है, एक कर्जा होता है, ठीक है, जो आपने बाहर से पैसा लिया होगा किसी से उधार, उसे हम लाइबिलिटी बोलेंगे। आपने माल गुड्स लाए होंगे उधार, तो आपको पेमेंट करनी है। अगर आपको किसी इंसान को पेमेंट करनी है बिजनेस के अंदर, किसी को पैसा देना है, दैट इज लाइबिलिटी फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल बैंक से लोन लिया, वो लाइबिलिटी कहलाएगी। आपने गुड्स उधार खरीदे तो क्रेडिटर्स बन गए, तो वो भी लाइबिलिटी कहलाएगी। इन शॉर्ट, लाइबिलिटीज आर ओब्लिगेशंस और डेट्स। ठीक है, तो लाइबिलिटीज की फिर दो टाइप निकलते हैं, एक नॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरी हमारे पास होती है करंट लाइबिलिटी। सेम उसका अपोजिट एसेट्स का। तो नॉन करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। वो लाइबिलिटी, वो ऑब्लिगेशन जो हमें पे करनी होती है आफ्टर 1 ईयर।
नॉट विद इन 1 ईयर, ठीक है ना। जैसे बैंक से आपने लोन लिया, अगर लॉन्ग टर्म लोन है, अगर आपने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है कि 5 साल के अंदर मैं लोन पे करूंगा या 10 साल के अंदर मैं ये लोन पे करूंगा, दैट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। या डिवेंचर होते हैं, आप सीखोगे आगे जब हम कंपनीज अकाउंट्स पढ़ेंगे डिवेंचर क्या होते हैं, तो डिवेंचर भी कहलाता है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या होती है? पेबल विद इन 1 ईयर, वो लाइबिलिटी, वो कर्जा जो हमें 1 साल के अंदर ही खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, आपने शॉप के लिए गुड्स उधार लाए हैं, परचेज जो आपने किया है क्रेडिट बेस पे परचेज किया है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम देगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल तो नहीं देगा। तो 1 साल के बाद तो आपके शॉप पे सर पे आके चढ़ जाएगा, आपके घर पहुंचेगा, आपके शॉप पे पहुंचेगा, तो उसको हमें पेमेंट जल्दी करनी पड़ती है। ऐसे ही बिल्स पेबल होते हैं। तो बिल्स पेबल क्या होते हैं हम पढ़ेंगे आगे। सो नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो पैसा या वो एसेट जो ओनर अपने साथ बिजनेस में लाता है, जिससे वो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो स्टार्ट में ही करे। कैपिटल कभी कभार साल के बीच में, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ही ला सकता है, क्योंकि ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लाएगा अपना, या जब भी बिजनेस में एसेट लाएगा, उसे हमेशा कैपिटल ही बोला जाएगा। और कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, कर्जा होता है। हमारा एक कंसेप्ट है, जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, तो वहीं पर हम सीखेंगे कैपिटल लायबिलिटी कैसे होती है और क्यों होती है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर। अच्छा, कैपिटल क्या हो सकता है? अगर ओनर ने पैसा लाया, नकद लाया, तो वो तब भी कैपिटल कहलाएगा। अगर उसने बिल्डिंग लाई, उसने गाड़ी लाई, उसके पास अपनी गाड़ी थी, अब वो आज के बाद बिजनेस में उसको यूज़ करेगा। उसके पास अपनी लैंड थी, आज के बाद उसे बिजनेस को दे दी, तो वो भी कैपिटल कहलाएगी वो लैंड। उसके पास बिल्डिंग अपनी थी, आज के बाद उसने बिजनेस में उसको यूज़ किया, तो वो बिल्डिंग भी कैपिटल ही कहलाएगी। तो इट इज़ शोन एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। इसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। एक्चुअल में ये लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन नहीं होती है। लाइबिलिटी को बोला हमने ऑब्लिगेशन या डेट, ये डेट नहीं होता, लेकिन ट्रीट किया जाता है इसको लाइबिलिटी ही। क्यों ट्रीट किया जाता है लाइबिलिटी? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमारा एक है, तो हम पढ़ेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह, तो उसी टाइम में बताऊंगा आपको ये कैपिटल लाइबिलिटी क्यों होती है। अच्छा, सेकंड टर्म इज आवर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? ओनर जो है बिजनेस क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, घर में जाने, अपने बच्चों की स्कूल फी, जो भी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो कहीं से तो इनकम आनी चाहिए ना ओनर को। वो इनकम कहाँ से आएगी? इसलिए तो उसे बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, बिजनेस से जो वो पैसा या एसेट वो पर्सनल पे खर्च करेगा, घर पे खर्च करेगा, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी शॉप है, आपकी फर्नीचर की शॉप है, तो आपका काम क्या है? फर्नीचर को लाना, बेचना, या फर्नीचर को बनाना, बेचना और प्रॉफिट कमाना। लेकिन आपको घर में भी चाहिए, सोफा चाहिए, आपको टेबल चाहिए, फर्निशिंग चाहिए, तो आपने अपने बिजनेस से उठाया। तो इसका मतलब वो जो आपने बिजनेस से आपने फर्निशिंग उठाया घर के यूज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। या शाम को आपको सब्जी ले जानी है घर, गोश्त ले जाना है घर, बच्चों के लिए चॉकलेट ले जाने, तो आपने बिजनेस से ही पैसा उठाया, तो उस पैसा जो आपने बिजनेस से पैसा निकाला और पर्सनल खर्चे पे आपने लगाया, उसे भी बोला जाता है ड्राइंग्स। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? गुड्स जो हमने लाए थे बेचने के लिए बिजनेस में, या हमने रॉ मटेरियल लाया और उनको फैक्ट्री में गुड्स बनाया, या वो करंट एसेट्स जिनको हम लाते हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो उस बेचने की प्रोसेस को बोला जाता है सेल्स। सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज या सर्विसेज। अच्छा, सर्विसेज क्या होती है? एक तो होते हैं फिजिकल गुड्स, हमने गुड्स लाए और उनको बेचा। अच्छा, मुझे बताइए, जो गाड़ी वाला है, जो आप जिस बस में आप जाते हो, सोवो में जाते हो, ऑटो में जाते हो, वो क्या बेचता है? वो भी तो बिजनेस करता है, लेकिन वो गुड्स नहीं बेचता है, वो आपको सर्विस देता है, ठीक है ना। आप कहीं से ट्यूशन पढ़ते हो किसी सर के पास, आप उसको फी पे करते हो, तो वो क्या आपको गुड्स बेचता है? नहीं, वो आपको सर्विसेज देता है, ठीक है ना। तो सेल आप समझे, सेल्स आर द टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड टू कस्टमर। सेल्स में भी कैश सेल्स, गुड्स को बेच के जो भी पैसा आपके पास आएगा उसे बोला जाता है सेल्स। सेल कैश में भी हो सकती है, सेल क्रेडिट में भी हो सकती है। कैश सेल होगी नकद सेल, और क्रेडिट सेल होगी उधार आपने खरीदा है, बेचा है। परचेज क्या होता है? अच्छा, परचेज तभी होगा, पहले परचेज होगा फिर सेल होगा। अगर आपने गुड्स खरीदी तो दैट इज कॉल्ड परचेज। सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं आपको नॉन करंट एसेट्स अगर हम खरीदेंगे उसे हम परचेज नहीं बोलते हैं, ठीक है। या नॉन करंट एसेट को अगर हम बेचेंगे उसे हम सेल नहीं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेल है, परचेज है, सिर्फ गुड्स से रिलेट होगा। अगर आपने गुड्स को खरीदा तो परचेज, अगर आपने गुड्स को बेचा तो सेल्स कहलाएगा। परचेज अ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स procured by business on
क्रेडिट या कैश, या तो आप क्रेडिट बेस पे आप परचेज करोगे या कैश बेस पे परचेज करोगे। फॉर यूज और सेल, इस्तेमाल करने के लिए या बेचने के लिए। आप बोलोगे सर गुड्स को हम यूज करने के लिए कैसे खरीदते हैं? आपने जो रॉ मटेरियल लाया, आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जहां पर आप क्या करते हो, फैक्ट्री में पहले गुड्स को बनाते हो फिर बेचते हो। तो रॉ मटेरियल जो लाया उसको आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, पहले आप उसको यूज करोगे, पहले आप उसको क्या बनाओगे, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिर फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद सेल करोगे। परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो आप जान गए कि परचेज भी कैश भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। अच्छा, देन हमारे पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स, हम एक चार्ट बनाते हैं पहले। तो आप देखिए गुड्स जो होते हैं, अगर हम इनको खरीदेंगे तो बोला बोला जाएगा परचेज। अगर जब फिर इनको खरीद के बेचेंगे तो बोला जाएगा सेल्स। ठीक है। अच्छा, गुड्स को दो तरीकों से खरीदा जा सकता है, या तो कैश से या क्रेडिट से। ठीक है। अगर हमने गुड्स को खरीदा क्रेडिट बेस पर, तो जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं, जो हमारे पास पार्टी होगी, ठीक है ना, कोई भी होगा, सलीम होगा या कोई भी होगा, अल्ताफ होगा, जिससे हमने माल खरीदा है, तो इनको बोला जाता है क्रेडिटर्स। तो दीज आर द ओब्लिगेशंस, ये कर्जा होता है, ये डेट होता है, हमें इनको पेमेंट करनी होती है। तो ऐसे सेल भी होता है। सेल भी दो टाइप का होता है। सेल या तो हम करेंगे कैश बेसिस, नकद सेल, या क्रेडिट बेसिस पे। तो जिस पार्टी को हमने, जिस इंसान को, ठीक है, हमने किया, रमीज़ एक कस्टमर है हमारा, उसको हमने बेचे गुड्स, या हमने किसी कंपनी को, मिस्टर SM ट्रेडर्स, इनको हमने गुड्स बेचे, लेकिन बेचे क्रेडिट बेस पर, तो ये हमारे डेटर्स होते हैं, ये हमारे डेटर्स कहलाते हैं। डेटर्स मीन्स कि जिनके पास हमारा पैसा है, जिन लोगों ने हमसे क्रेडिट बेस पे माल लिया है, गुड्स लिया है। तो ये जो क्रेडिटर्स होती है ये लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, और ये जो हमारे डेटर्स होते हैं ये बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं। अब बताइए क्यों एसेट्स होते हैं? क्योंकि फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है इनसे, ये हमें पेमेंट करेंगे, ये हमें पैसा देंगे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एसेट्स। अच्छा, ये लायबिलिटी होती है क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन होती है, यहाँ पर एक डेट होता है, कर्जा होता है, हमें इनको पेमेंट करनी होती है विद इन 1 ईयर। और ये जो है करंट एसेट्स होते हैं, इनसे हमें पैसा मिलना होता है विद इन 1 ईयर। तो अब आते हैं हम क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर इज ए पर्सन और एंटरप्राइज टू होम एन एंटरप्राइज ओस अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन। तो आपको समझ आ गया, वो बंदा जिससे हमने गुड्स उधार ली थी, ठीक है, तो ओब्लिगेशन एक बनती है, हमें इनको पेमेंट करनी है। उसी का अपोजिट डेटर्स, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, डेटर इज ए पर्सन और एन एंटिटी हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर हमने उनको उधार या क्रेडिट पे गुड्स बेची होंगी तो उनको हमारी तरफ पैसा देना है, दे आर कॉल्ड डेटर्स। आज हम इतना ही पढ़ेंगे डेटर्स तक। तो इंशाल्लाह कल मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा इससे आगे का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक का बटन दबाइएगा।